बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमैरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी यकीनन हमारे मुल्क का अहम सरमाया है और इस सरमाए को जितनी अहमियत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दी शायद ही उससे पहले कभी किसी ने दी हो, और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ट्रस्ट लेवल डेवलप हुआ। RDA यानी रोशन डिजिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट यकीनन जो है वो हुकूमत के इनकलाबी इक़दामात का नतीजा है, और इसी तरह से RDA में जो सरमायाकारी है वो 1.5 अरब डॉलर से भी तजावुज़ कर गई है। और अपने प्रोग्राम में जो इश्यूज हम डिस्कस करेंगे वो यही है कि समंदर पार पाकिस्तानी जो है वो कौमी मईशत की बहाली में यकीनन बराबर के हिस्सेदार हैं, और RDA के जो हौसला अफजा नताइज हैं उसके मुमकिन मुआशी असरात क्या हो सकते हैं। और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में सरमायाकारी भी 1 अरब डॉलर की सतह पर पहुंच चुकी है। और आखिर में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको मुल्क के सियासी निज़ाम का हिस्सा बनना चाहिए, जो कि काफ़ी दिनों से ज़ेरे बहस है मौजू। इस पर हम डिस्कशन करेंगे। अपने पैनल का तारुफ करवाती चलो। सबसे पहले तशरीफ़ रखते हैं मेरे साथ नासिर सलमान साहब, आप स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट के। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। खालिद फारूकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और साथ ही साथ डिस्कशन में हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर मुबश्शिर मुनव्वर साहब। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। आप डीन है हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स पंजाब यूनिवर्सिटी से। नासिर सलमान साहब, आपसे शुरू करेंगे। सर, हुकूमती नुमाइंदे तो आप हैं ही, उस पर भी आपका कमेंट चाहूँगी, लेकिन साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस भी है आउट ऑफ कंट्री आप रहने का। सर, जो पाकिस्तानी वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, PTI हुकूमत से पहले उनका क्या रुझान था जब भी वो पाकिस्तान पैसे भिजवाते थे, और अब क्या है, और उनकी डिमांड क्या होती है, उनकी सोच क्या होती है जब वो उनका रुझान बनता है इधर पैसे भेजने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका कि आपने यहाँ पर मदऊ किया, और जो रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट के हवाले से और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के हवाले से आपने जो प्रोग्राम रखा है जी। इसका जो हिस्सा बनने में जा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के वो लोग जो यहाँ से गए हैं और बैरून मुल्क जिन्होंने रहाइश इख्तियार की है, उनमें 90% से ज़्यादा वो लोग हैं जो माशी तौर पे इस्तेहकाम हासिल करने के हवाले से पाकिस्तान से यहाँ से मूव हुए कर गए। बिल्कुल ठीक जब है। पाकिस्तान बना तो उसके फौरी बाद यहाँ से मुख्तलिफ जगहों पे जाने का रुझान लोगों में देखने में आया, जिसको भुट्टो दौर में आपने देखा जब पासपोर्ट का इजरा आम आदमी के लिए आसान बनाया गया तो मिडल ईस्ट के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ से मूव हुए। उसके बाद अमेरिका और यूरोप के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे पाकिस्तानियों ने वहाँ ना सिर्फ रहाइश इख्तियार की बल्कि वहाँ पर अपने कारोबार के अंदर बड़ी तरक्की भी हासिल की। तो वक्त के गुजरने के साथ साथ ये लोगों में रुझान पाया गया कि तालीम के हासिल करने के बाद उन्हीं मुल्कों के अंदर अपना मस्कन बनाया जाए, क्योंकि वो जो ममालिक है उन्हें तरक्की के हवाले से हमारे मुल्क से बहुत ज़्यादा जो मॉडल होता है रियासत का उसको बहुत ही बेहतर और नुमाया कर दिया, जहाँ जिसके लिए जो लोग एक ख्वाहिश करते हैं एक अच्छी ज़िंदगी की, उनके लिए वो एक डेस्टिनेशन करार पाई। ठीक है। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में जो आज से तकरीबन 23-24 साल पहले तहरीक शुरू की थी, वो उसमें उन्होंने वेस्टर्न जमहूरियत की बहुत और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की अंदर जो इंसाफ का निज़ाम है उसकी बहुत मरतबा लोगों को सामने मिसाल पेश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो लोगों की बड़ी तादाद है वो वेस्ट के अंदर नहीं गई। तो लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि असल में इमरान खान साहब इसके हवाले से कौन सा ऐसा मॉडल पेश करते हैं, क्योंकि जब वो हमारे लोग यहाँ से मिडल ईस्ट में जाते हैं तो उनको कोई इतनी नुमाया तब्दीली नहीं नजर आती, बल्कि पाकिस्तान उस हवाले से कई चीज़ों में उनसे बेहतर है, तो वो महसूस नहीं कर पाते थे कि आखिरकार ये किस किस्म की तब्दीली की बात होती है। एक तो इमरान खान साहब ने जब शौकत खानम बनाया और इस हवाले से पूरी वर्ल्ड के अंदर जब खान साहब गए तो उन्होंने उनके सोच और अफकार से बहुत बड़ी ओवरसीज पाकिस्तानी जो थे वहाँ पर मुकीम, उन्होंने उनकी ना सिर्फ सोच को लब्बैक कहा बल्कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मॉडल था कि पाकिस्तान के अंदर अब हमें इंसाफ, सेल्फ एस्टीम और पाकिस्तानियत की जो एक पहचान है इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो एक बड़ी तादाद ने इमरान खान साहब को ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि फौरन से उन्होंने बहुत सारा यहाँ पर पैसे भिजवाए कि हम जो पहली जमातें थी जिनके पास फंड भी अनलिमिटेड थे उनका मुकाबला कर सके। अब मैं आता हूँ कि वो लोग क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हो तो हम अपने बच्चों के साथ वापस आ जाए। मैं इंग्लैंड में रहता था, तो इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तान के जो ये मीरपुर है कश्मीर का इलाका, ये जो जेलम है, ये जो पिंड दादन खान है, इस इलाके के बहुत सारे लोग वहाँ पर मुकीम हैं। ठीक है।
تو جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن جن لوگوں کو میں نے سینٹرل پنجاب سے، جیسے فیصل آباد کے لوگ انگلینڈ میں روچ ڈیل کے اندر اور ہیڈرس فیلڈ میں اور گلاسگو میں بہت زیادہ لوگ ہیں، صحیح. تو میں نے عموماً جب ان سے باتیں کی تو چونکہ ان کا جو کلچر ہے ایونچولی وہ ہمارے کلچر سے بہت زیادہ ڈفرینسز ہیں ان کے اندر. تو جب آپ ایک فیملی کو رن کرتے ہیں تو آپ کے لیے بعض اوقات اپنی بقا کے حوالے سے جو آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، آپ نے عموماً دیکھا ہوگا وہاں پر رہنے والے لوگ جب کرکٹ میچ ہوتا ہے تو وہاں پر رہنے کے باوجود وہ پاکستان کی وردی کو پہنتے ہیں. تو یہ اصل میں ایک ریفلیکشن ہے کہ ہاؤ دے لو ود پاکستان. اب جب پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو ان کے لیے امید کی ایک نیا دروازہ کھلا، جس کے لیے پہلی مرتبہ ہم نے اسٹیٹ بینک کو یہ کہا کہ کچھ ایسی اسکیمیں لے کے آئیں جن سے ہم ان لوگوں کو یہاں پر سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے ان کی توجہ لے کے آئے یہاں پر. سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ روشن ڈیجیٹل پاکستان اکاؤنٹ پچھلے سال سپتمبر کے اندر 2020 میں عمران خان صاحب نے جب لانچ کیا تو اس وقت جو 25 جون کو اسٹیٹ بینک نے سرکولر جاری کیا ہے 1.5 بلین ڈالر کی کثیر تعداد میں، اس میں 2/3 حصہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کے ہے. اور اس سرٹیفکیٹ کے ذریعے نہ صرف ہم ان کو 7 سے 11% جو مارک اپ کی شرح دے رہے ہیں، یورپ کے اندر یہ جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ ہے اس کے اوپر میں پروفیسر صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. خالد صاحب آپ کی جانب بھی آؤں گے، پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے. پروفیسر فرمائیے گا سر، تھوڑا ایلیبوریٹ کر دیجیے گا نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کو، اور اس کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 1 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم RDA کی بات کرتے تو اس میں بھی 1.5 ارب ڈالر جو وہ تجاوز کر گئی ہے، بڑی خوشائند ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیے جی، جہاں تک جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ پاپولیرٹی میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ وہی ہے جو کہ ابھی بتایا گیا کہ وہ اس کا انٹرسٹ ریٹ ہے. جی جی. اچھا، اب جو انٹرسٹ ریٹ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں جو کائبور ہے وہ تقریباً 7% ہے. تو جو اگر بورنگ کرنی ہے بینکس نے تو کائبور سے نیچے کرتے ہیں. مثلا اگر ہم نے کوئی آپ 3 ماہ کے لیے کوئی پیسے ڈپازٹ کرانا چاہتے ہیں تو آپ بینک سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا جی ہم آپ کو 3.5% دے دیں گے، 4% دے دیں گے، یہ میکسیمم. ٹھیک ہے. اچھا، ہم جو نیا پاکستان ہے اس حوالے سے اگر دیکھیں تو وہ سٹارٹ ہوتا ہے کوئی 9% سے، اور 9% سے 11.5% تک ریٹ جاتا ہے، ڈیپینڈنگ اپون کہ آپ کی اماؤنٹ کتنی ہے، ڈپازٹ کتنا بڑا ہے، اور وہ کتنی دیر کے لیے ہم ڈپازٹ کرا رہے ہیں. بالکل صحیح. ناظرین، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اراکین پارلیمنٹ کے اعزاز میں ایک عشائیہ دیا ہے. اسی عشائیے سے وزیر اعظم عمران خان کا خطاب آپ کو دکھاتے ہیں. پارلیمنٹیرینز کی بڑی اہمیت ہے، آپ سب کی اہمیت ہے. جس طرح ہم نے بڑے مشکل یہ 3 سال میں 2 مہینے ابھی رہ گئے ہیں، میں یہ کلیئر کر دوں، یہ نہ کہیں 3 سال ہوئے، ابھی 3 سال میں 2 مہینے رہ گئے. اس کا مطلب میں کیوں یہ کہتا ہوں، کیونکہ ابھی 2 مہینے میں اور بہت کام آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو 3 سال میں شکل بدلی ہوگی. اب 2 مہینے پہلے تو نہیں آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج بجٹ میں اس طرح کا بجٹ آئے گا. تو اس لیے ہر ایک مشکل وقت سے ہم شروع ہوئے. جو ایک ہارڈ ورک کیا تھا، ایک مشکل اکانومی ملی تھی، ایک نئی ٹیم نے کافی سٹرگل کر کے آہستہ آہستہ اب آپ کا اپر ہینڈ آ گیا. اب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ اگلے 2 مہینے تک جب ہمارے 3 سال کمپلیٹ ہوں گے تو اور آپ مضبوط اور کانفیڈنٹ فیل کریں گے. جو ہم نے کوششیں کی تھی ریفارمز کی اکانومی کے اندر، ابھی بھی انسٹیٹیوشنل ریفارمز میں جو کوشش کرتے جا رہے ہیں، یہ آہستہ آہستہ اب اس طرف جا رہی ہیں جبکہ لوگوں کو رزلٹس نظر آئیں گے. اور میں اس کے اندر اپنی اکانومی کی ٹیم کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بینکرپٹ اکانومی، مقروض ملک، ایک گھر کے اوپر قرضے چڑھے ہوں، کرایہ دار ہر طرف سے پیسے مانگنے آ رہا ہو، کبھی کوئی سبزی والا، کبھی کرائے، کبھی اسکول کے پیسے. اس ماحول کے اندر ایک سروائیو کرنا، پھر سٹیبلائز کرنا، اور پھر 4% گروتھ ریٹ دکھانا، یہ بہت بڑی ہماری ساری اکانومی کی جو ٹیم تھی ان کی بہت بڑی کامیابی ہے.
تو میں جتنے بھی ہماری ٹیم نے شرکت کی ہے یہاں تک پہنچنے کی، میں آج اپنی قوم کی طرف سے آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ایک ایشو رہ گیا مہنگائی کا، اور مہنگائی کا بڑا سب سے زیادہ تکلیف دہ ایشو اس لیے ہے کہ عام آدمی کی زندگی متاثر ہوتی ہے اس سے، اور وہ بھی کھانے پینے کی چیزوں میں۔ تو یہ بھی ایک ہمارے لیے بڑا چیلنج رہا ہے۔ اس کے اندر بھی ہم نے کئی چیزیں سیکھی ہیں، اور آپ اس میں بھی دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم قابو پا جائیں گے۔ اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں ہوا وہ یہ کہ پاکستان جو اب تک کھانے پینے کی چیزیں ایکسپورٹ کرتا تھا، وہی پاکستان کو اب چیزیں امپورٹ کرنی پڑ گئی ہیں۔ ہماری آبادی تیز بڑھ گئی ہے کہ اس کے باوجود کہ ہم نے ریکارڈ 3 فصلیں پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ تھیں، چاول، مکئی اور گندم، اور جو گنا تھا وہ سیکنڈ ہائیسٹ تھا پاکستان کی تاریخ میں جو اس باری پروڈکشن ہوئی ہے۔ اس کے باوجود ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہماری آبادی اتنی تیزی سے پھیل چکی ہے اور اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہم انفارچونیٹلی ہم اب امپورٹر بن چکے ہیں۔ اس کے لیے بھی آپ کے لیے اب ایگریکلچر کے لیے ایک نیا پلان لے کے آ رہے ہیں کہ جو ہم اپنی پروڈکٹیوٹی اب بڑھائیں اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو۔ ہم نے ریئلائز کیا ہے کہ جب تک ہم اس کے اوپر اب توجہ نہیں دیں گے، آگے یہ مزید اور پرابلمز آتے رہیں گے۔ ہم اپنے لوگوں کے لیے اتنا نا اناج پیدا کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اور زیادہ ایگریکلچر کے اوپر، پروڈکٹیوٹی کے اوپر کام کرنا پڑے گا، اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ سوائے چاول کے گندم ہمیں امپورٹ کرنی پڑی، ہمیں دالیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں۔ ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کوکنگ آئل، ایڈیبل آئل، وہ اب ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، اس کا انفارچونیٹلی جیسے، اور ساری دنیا میں ان کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو یہ بتا سکیں گے، خسرو آپ بتا سکیں گے کہ ان ساری چیزوں کی کموڈیٹیز میں پچھلے 40 سال میں ان کی قیمتیں انٹرنیشنلی سب سے زیادہ بڑھی۔ تو یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے۔ دوسرا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو کسان اگاتا ہے، اپنی پیداوار ہوتی ہے، اور اس کے اندر اور جو ریٹیل میں بہت بڑا فرق ہے، اور اس کے لیے بھی اب ہم نے ایک نئی سسٹم لے کے آئے ہیں۔ اور یہ چائنیز کرتے ہیں اب یہ کہ انہوں نے ورچوئل مارکیٹس بنا دیے ہیں کہ جو کسان کو ڈائریکٹلی ریٹیلر کے ساتھ انہوں نے کنیکٹ کر دیا ہے۔ تو بیچ میں اتنا زیادہ پروفٹ مارجن رہی ہے اب تک، تاکہ جو بیچارہ کسان کو پیسے بھی پورے نہیں ملتے، اور ادھر دوسری طرف جو کہ شہر میں اور جو چیزیں خریدتے ہیں وہ بہت زیادہ اس کے اندر پروفٹ 300، 400، 500% پروفٹ مارجن ہے۔ تو اس کے لیے بھی اب ہم یہ جو بیچ میں گیپ ہے، یہ اس کے لیے پورا پلان کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا اصل مسئلہ جو رہا ہے ابھی بھی ہے مہنگائی کا۔ اس کے لیے ایک بڑا زبردست پروگرام آ رہا ہے، وہ آپ کو ایک احساس پروگرام ہے۔ ثانیہ نشتر نے پورا 90% سارا ڈیٹا پاکستان کا اکٹھا کر لیا ہے۔ تو ہم ڈائریکٹلی نیچے 46% لوگ جو نچلا طبقہ ہے اس کو آپ ڈائریکٹ سبسڈی دیا کریں گے۔ یہ ایک بالکل ایک ریولوشنری چیز ہے، اور وہ آپ کو باقی تو شوکت طری نے بتا ہی دیا کہ جو ہماری ایک 4 ملین ہاؤس ہولڈس کو، جو غریب ہاؤس ہولڈز ہیں، ان کے لیے ہم ایک گھر کے لیے کیا کیا کریں۔ یہ بھی ریولوشن ہے، انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے انفولڈ ہوتے ہوئے۔ تو میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو مشکل وقت تھا، میں آپ کو پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ وہ اب ہمارے پیچھے رہ گیا ہے۔ آگے اب آپ کو امپروومنٹس اور ریفارمز نظر آتی رہیں گی، کیونکہ جب ریفارمز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریفارمز کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ چینج لے کے آتے ہیں تو کوئی لوگ جو کہ ایک سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ ریزسٹ کرتے ہیں، تو وہ ہر قسم کی ریفارم کو روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم مافیاز کہتے ہیں۔ مافیاز وہ ہوتے ہیں جو ایک سسٹم کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں کرپٹ سسٹم سے، تو وہ اس کو اپنی پریولیجز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ساری کوشش کرتے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس ایک اسٹرانگ گورنمنٹ نہیں ہوتی، وہ اس کے لیے ریفارم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہر جگہ ریزسٹنس ملتی ہے۔ ابھی ایک MTI ریفارمز آئی ہاسپٹلس کی،
अब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल ठीक हो ही नहीं सकते जब तक ये रिफॉर्म नहीं हम करते। वो क्यों, वो सिंपल मैं ज़रा आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह के प्रॉब्लम्स आ गए। अब हमें 3 साल में 2 महीने कम रह गए हैं, कोशिश करते रहे हैं MTI रिफॉर्म्स करने के लिए, यानी हॉस्पिटल रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन इतनी रेजिस्टेंस है इसके ऊपर। और ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को वो मैनेजमेंट सिस्टम मिल जाए जो प्राइवेट हॉस्पिटल में है, यानी सज़ा और जज़ा हो जाए जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में। क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल बेहतर इलाज करता है, वहाँ अगर कोई काम करता है तो उसको प्रमोशन मिलती है, जो नहीं करता उसको निकाल देते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये नहीं है, इसलिए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का सारा सिस्टम बैठ गया है, उसको ठीक करने के लिए मैनेजमेंट सिस्टम चेंज करना चाहते हैं कि उनका भी सज़ा और जज़ा का सिस्टम हो जो प्राइवेट हॉस्पिटल में। अब 3 साल में 2 महीने कम है, अभी तक हम लगे हुए हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इतनी रेजिस्टेंस है इसके लिए। और फिर ये जो PMC इन्होंने निकाला है कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं इनकी स्टैंडर्ड ठीक की जाए। मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अगर आप डॉक्टर्स को सही माने में ट्रेन और उनकी स्टैंडर्ड नहीं होगी तो सोचेंगे डॉक्टर्स लोगों की ज़िंदगी मौत के फैसले करते हैं। लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में 3-4 साल पहले जो कार्डियोलॉजी की इंस्टीट्यूट थी, जो हार्ट की इंस्टीट्यूट थी, उसकी मोर्टेलिटी रेट यानी 100 अगर मरीज जाते थे 24 मर जाते थे। तो उसके ऊपर वो लेडी रेडिंग हॉस्पिटल ने उसको निकाला, उनका MTI, उनका बोर्ड ऑफ गवर्नेंस था, उन्होंने उसको निकाला, वो जाके स्टे ऑर्डर ले आया। अब खुद सोच ले कि कैसा वो कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट का डॉक्टर होगा जो 24 मरीज मर जाते हैं 100 में से। सो इसलिए इसकी रिफॉर्म्स चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, वो बेचारे उनकी सुनता कोई नहीं है। और इस रिफॉर्म्स के लिए इतनी मुश्किल पड़ रही है, वो जो PMC ऑर्डिनेंस भी था उसको भी चेंज करके हॉस्पिटल्स की, मेडिकल कॉलेजेस की स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि वहाँ बड़े 2 नंबर मेडिकल कॉलेजेस बने हुए हैं जो डिग्रीज देते हैं, जिससे हमारी, आपको पता है बाहर डॉक्टर्स की वो अब मानते नहीं हैं। कई जगह पे हमारी पता नहीं सऊदी अरेबिया में 5000 डॉक्टर्स को उन्होंने काम, उनकी डिग्री नहीं मानते। तो इसलिए कोशिश की जा रही है, उसको रेजिस्टेंस मिल रही है मेडिकल कॉलेज। मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूँ कि किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। और ये जब आप रिफॉर्म करने जाते हैं, या तो एक ही सिस्टम चलाते जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप रिफॉर्म करेंगे, रिफॉर्म्स के लिए एक मजबूत गवर्नमेंट की ज़रूरत है। और मुझे खुशी ये है कि जो हमारा सबसे बड़ा हमारे अगेंस्ट शुरू से उन्होंने कहा नाहल गवर्नमेंट है और इसको समझ नहीं है और इनको कुछ नहीं है। गवर्नमेंट की इस वक्त इकनॉमिक परफॉर्मेंस है, अगर आप इवेल्युएट करें सारी दुनिया के अंदर मुल्कों में जो कि कोरोना के सिचुएशन से गुजरी हैं, उनकी कंपैरिजन करें, आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से है जो कोरोना के बावजूद जिसने 4% ग्रोथ रेट, और बड़े मुश्किल वक्त में 4% जिसकी आज ग्रोथ रेट है। तो मैं आपका फिर से आज आपको खुशामदीद कहता हूँ यहाँ, और आपका ये जो 3 साल में 2 महीने रह गए हैं, इसमें जो भी आपने हर सिचुएशन में, मुश्किल वक्त में, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, हर जगह जब आप खड़े हुए हैं, आप सबका भी शुक्रिया करता हूं। और अपने एलाइज़ का, ख़ास तौर पे मैं अपने एलाइज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हर मुश्किल वक्त पे आप हमारे साथ खड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम पार्लियामेंटेरियंस का किरदार बड़ी अहमियत रखता है। तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं, रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माफियाज की जानिब से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल माली हालात में हमने हुकूमत संभाली थी, लेकिन उन हालात का डट कर मुकाबला किया। आइंदा आने वाले चंद महीनों में आप यानी अरकान पार्लियामेंट जो वहाँ पर मौजूद थे, वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनसे कहा कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आज इशाइया दिया गया वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में। इसी इशाइये से इज़हार ख्याल किया वज़ीर आज़म ने, हमने आपसे शेयर किया। मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ रहिए। तीसरी ये अहम बात है
कि जो हमारे पास इस अकाउंट के अंदर दो हमने नई स्कीमें भी एक की है, एक रोशन कार स्कीम है, ठीक है। एक रोशन समाजी खिदमत स्कीम है। ठीक है। आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की कौम को एक वजह शौहरत है कि ये चैरिटी के हवाले से दुनिया की चंद नुमाया तरीन कौमों में इसका शुमार ठीक किया है जाता सर, ये है। जो दो आपने बताई दोनों स्कीम्स, इसके बारे में आपसे डिटेल से जानना चाहूंगी और बाकी मेहमानों से भी इस पर बात करूंगी। लेकिन मीनवाइल हमें ज्वाइन किया है हामिद खान अल-मशरकी, IR एक्सपर्ट हैं, आप यूके मैनचेस्टर से हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। फरमाइएगा सर, एक अहम पॉइंट जो मैं प्रोग्राम के इंट्रो में डिस्कस कर रही थी, क्या ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनको मुल्क के सियासी निज़ाम का हिस्सा बनना चाहिए? वोटिंग राइट्स की यहाँ पर बात हो रही है, वहां पर जो पाकिस्तानी मुकीम है सर, उनका क्या रुझान है, इस बारे में क्या फीलिंग्स हैं उनके बारे में उनकी? जी थैंक यू वेरी मच मेरा, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल देखें, बात ये है कि मैं इधर जब पाकिस्तानियों से बात करता हूँ और तो मैं यहाँ पे सारा एक अपना एनालिसिस करता हूँ, तो एक बात सामने आई है और वो ये कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने की उम्मीद है तो वो सिर्फ PTI की हुकूमत से है। इससे पहले नवाज शरीफ साहब का दौर था, उससे पहले जरदारी साहब का दौर था, उसके अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों से वादे तो बहुत किए गए कि जी इनको पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं, ये करते हैं। लेकिन चूंकि ये एक बात जानी पहचानी है कि PTI का एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है ओवरसीज पाकिस्तानी की शक्ल में, और ये रोशन पाकिस्तान और रोशन डिजिटल अकाउंट की सक्सेस भी इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि PTI की गवर्नमेंट पे ओवरसीज पाकिस्तानियों को ज्यादा एतमाद है। और ओवरसीज पाकिस्तानी लाजमी चाहते हैं कि उनको उस पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए जहां पर उनके मसाइल पर बात हो, उनके वोट की अहमियत का एहसास हो। देखें, 8 से 9% पाकिस्तानी जो हैं टोटल पॉपुलेशन का, वो पाकिस्तान से बाहर हैं। इसमें यूरोप में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, इंग्लैंड में 12 लाख से ऊपर पाकिस्तानी है, सऊदी अरब में है। ये सब पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनना जरूरी है, बनना चाहिए और लाजमी है। और मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ जब एहसन इकबाल साहब ने ऐसी बात कह दी थी कि बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी को क्या पता मियां चन्नू के मसाइल का। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उसको मियां चन्नू के मसाइल का भी पता है, लेकिन उसको ये भी पता है कि हमजा शहबाज को ये नहीं पता चलता है कि उसके अकाउंट में 25 अरब रुपए कहाँ से आ गए। ये बदकिस्मती है। वो यहाँ बैठा हुआ पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान का ज्यादा दर्द रखता है और वो ये चाहता है कि उसको सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए, उसकी नुमाइंदगी हो असेंबली के अंदर, ताकि पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की की एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। और हमने देखा कि बहुत सारे दुनिया के ममालिक में जिस तरह पाकिस्तानियों ने काम कामयाबी से किए हैं, पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान के लिए काम करने के लिए शायद लोकल पाकिस्तानियों से ज्यादा दर्द रखते हैं। हवाले से PTI की हुकूमत पर ये लाजमी है कि वो अपनी कमिटमेंट पूरी करे। देखिए, किसी भी प्रेशर में आकर या भी जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हैंडल करना PTI और इमरान खान साहब के लिए लाजमी है। और अगर उन्होंने अपना बिल्कुल सही हामिद खान अल-मशरकी साहब, बहुत शुक्रिया। आप यूके मैनचेस्टर से हमारे साथ थे और आपने वहाँ के जो लोग हैं उनकी फीलिंग्स के बारे में भी आपने हमें बताया। अच्छा प्रोफेसर फरमाइएगा, अगर हम जो हमारे मुमकिना मुआशी असरात हैं उसकी अगर हम बात करते हैं, ये जो हौसला अफजा नताइज जब आए हैं RDA के हवाले से, तो क्या मुमकिन असरात हो सकते हैं? क्योंकि बात हम इन्वेस्टमेंट की कर ही रहे थे कि इन्वेस्ट कहाँ पे करते हैं इसको, अगर इन्वेस्टमेंट इसकी अच्छे तरीके से हो जाती है तो हमारी मुआशी हालत किस तरह की होगी फिर? जी ज़ाहिर जी, जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट से ही बिज़नेस जनरेट होते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसका एक बहुत बड़ा सोर्स है। बिल्कुल। और जो दुनिया में बेहतरीन एंट्री स्ट्रेटजी समझी जाती है क्लाइंट कंट्री के लिए, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल सही। अब उसमें ये है कि जो पैसे चैनलाइज हो रहे हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट के लोन्स में ना जाएं, और या अगर अभी हमने जैसे कुछ रायतें दी हैं तो वो ज़्यादातर दी हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर को। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब उसका इम्पैक्ट ये देखने में आ रहा है कि बेशुमार प्रोजेक्ट्स लग गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो रियल स्टेट है उसकी प्राइसेस डबल हो गई। यानी कि पिछले एक साल में बहुत सारी जगहों पे रियल स्टेट की प्राइसेस डबल हो गई। सही। अच्छा, ये मुशर्रफ के दौर में भी देखने को आया कि जब पैसे का इन्फ्लो ज़्यादा हुआ तो वो उसका इम्पैक्ट जो है
वो रियल स्टेट पे पड़ा। ठीक है। अच्छा, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, वो नेगेटिव है, बिकॉज रियल स्टेट बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी तो उसके ऊपर कोई ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं हो सकती, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। सही। तो मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं समझता हूँ कि बिज़नेस स्कूल्स जो हैं उसका भी ये इस पे बनता है, ठीक है। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इसके ऊपर कोई फिजिबिलिटीज़ और जो इसके अलावा किसी इन्वेस्टमेंट सेक्टर में भी प्रोग्राम्स हैं इन्वेस्ट दे, ये वो भी तो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल यानी सही कि है। सिर्फ इसको कंस्ट्रक्शन तक ना रोका जाए, और ये जो फैसिलिटीज़ हैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक लिमिटेड ना हो बल्कि और भी हों, जैसे मसलन एजुकेशन सेक्टर, मसलन ये सपोर्ट किया जाए, एजुकेशन को फैसिलिटेट किया जाए कि नई यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट सेक्टर में लगें, बिल्कुल सही, ठीक है, सही। नए हॉस्पिटल्स बने प्राइवेट सेक्टर में बने, सही। उसमें भी आप वो जो है कि जी हमने एमनेस्टी देनी है तो उसमें बेशक एमनेस्टी दे दें, बिल्कुल ठीक। उसमें फैसिलिटेट करें, टैक्सेशन के हवाले से जो रायतें दें, ताकि वो जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो चैनलाइज हो, वो सिर्फ प्लॉटों में फंस के ना रह जाए, या वो सिर्फ इस इंटरेस्ट के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें बल्कि वो रियल बिजनेस में कन्वर्ट हो। अगर रियल बिजनेस में कन्वर्ट होएगी तो ही गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलेंगे, तो ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। लेकिन अगर हम सिर्फ जो है पैसे और रेमिटेंस इनवाइट करते रहेंगे और वो सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें इन्वेस्ट हो जाएगी, तो फिर उसका वो फायदा नहीं होगा इकोनॉमी को जो होना चाहिए, रिक्वायर्ड है। जी ठीक है। अच्छा, खालिद फारूकी साहब फरमाएगा कि जैसे एक ओवरसीज पाकिस्तानी का ट्रस्ट लेवल डेवलप हुआ है और वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसी तरह से जो फॉरेनर्स हैं क्या उनका भी उनको देखते हुए रुझान होगा इस तरह से कि वो भी इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में? देखिए जी, रुझान तो बन सकता है, मतलब क्यों नहीं। जाहिर है कि जब वो एक स्टेट के जो पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जब बनती हैं तो वो स्टेट की पॉलिसी ही समझी जाएगी ना जी। ठीक है। तो वो उसका ट्रस्ट तो यकीनी तौर पे उसमें होगा। लेकिन जैसे कि अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होती है जी। उसकी बहुत ज्यादा हर कंट्री को जरूरत होती है। चाइना की ग्रोथ आप देख लें, मलेशिया की देख लें, इंडिया की देख लें, जिस तरह से हो रही है, ये कंट्रीज इसी तरह से ऊपर आए हैं ना कि वहां पे गैर मुल्की सरमायाकारी जो है वो बड़ी, और उन्होंने बल्कि पूरी दुनिया को मुतवज्जे किया अपनी तरफ, और वो उसके बाद उन्होंने अपने सरमाए से तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल। ये पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की जरूरत है। मैं शॉर्ट टर्म पॉलिसीज के साथ कोई भी कंट्री नहीं चल सकता, कोई हुकूमत नहीं चला सकती, और कोई पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती। सही। ये वाकयातन ऐसे है, ये बिल्कुल ठीक बात है। यूनिवर्सिटीज बननी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, गवर्नमेंट का बोझ बहुत कम होगा। बिल्कुल सही। लेकिन साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे ज्यादा जरूरत काम करने की, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक, मतलब मैं माहिर मुआशियात नहीं हूँ, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि जितना आपको अपना जो कारोबार है, बिजनेस है, एक्सपोर्ट सेक्टर जो है, उसमें जितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, क्या आप जब पाकिस्तान में बैठे लोग यहाँ पे कोई ऐसी चीज तैयार करते हैं जिसको आप एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला कमाते हैं, क्या उसी पैसे से आप चैनलाइज करके क्या ऐसे इस सेक्टर में आप नहीं ला सकते जहां से आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सके? सो मेरा अपना ये ख्याल है कि आने वाले वक्त में ये स्कीम शुरू करने के बाद और इसकी कामयाबी के बाद और इस यकीन के साथ कि अगर आज वो $1.5 अरब है तो वो कल को $2 अरब भी हो जाएगी। हुकूमत को देखे ना, एक बहुत बड़ा फायदा इसमें ये मिलेगा कि जब इतना डॉलर पाकिस्तान में आया तो उनके ज़र मुबादला के ज़खायर को, रुपए को इस्तेहकाम मिलता है। इस पे हमने पिछले एक साल में कम अज कम तो ये जरूर देखा है कि तरसीलात ज़र जो है उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाने में और पाकिस्तान के खजाने को मुस्तहकम रखने में बड़ा किरदार अदा किया है। अच्छा, अब इस पैसे को वाकईतन सिर्फ ये नहीं कि आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में और लोगों को ये बताएं कि आप इससे प्लॉट, ये एक चला है, मतलब प्रॉपर्टी को बूम मिला, इस जो रियल स्टेट का जो बिजनेस है, और उसके जरिए लोगों को रोजगार मिला। लेकिन ये सारे का सारा रोजगार जो है इसका ताल्लुक आपके अंदरूने मुल्क से है। ठीक है। मैं ये समझता हूँ, मेरा बुनियादी जोर इस बात पर है कि एक ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट इसमें जरूर बनाए, इस अकाउंट के थ्रू जो पैसा आ रहा है या पाकिस्तानी जो पैसा बाहर से भेजते हैं, हम ये देखें कि हमने एक साल में उस सरमाए का इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर क्या किया। ठीक है। हमने पॉजिटिवली देखिए ना, ये समटाइम जो महंगी इन्वेस्टमेंट होती है रियल एस्टेट में उसको डेड इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। लेकिन वो ठीक है,
وہ چلنی بھی چاہیے تھی تاکہ لوگوں کو روزگار ملتا, اور ہم نے دیکھا کہ صرف وہ کوئی مکان پلاٹ ہی نہیں بن رہے بلکہ پوری سیمنٹ انڈسٹری جو ہے اور اس سے ریلیٹڈ پتہ نہیں کتنے اور شعبے ہیں جہاں سب میں لوگوں کو روزگار ملا ہے, اور اسی روزگار ملنے سے لوگوں کا معیار زندگی بھی ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں, اور سمجھا بھی یہی جاتا ہے. لیکن اس کو ساتھ اگر گورنمنٹ اس پہ تھوڑا سا اور غور کرے, اپنی پالیسی کو اور وسعت دے, تو میرے خیال کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کو, اگر ہمیں اس بات کا یہاں بیٹھ کے یا میرے جیسے بندے کو ادراک ہے تو گورنمنٹ کو ادراک نہیں ہوگا, یقینی طور پہ اس پہ ہوگا. لیکن اگر نہیں ہے تو کم از کم ان پوائنٹس کو اگر کوئی سنتا بھی ہو, کسی کے سامنے یہ گزرے, تو اس کو ضرور ایک پاکستانی کی فیلنگ سمجھنا چاہیے کہ وہ چاہتا کیا ہے, کہ جو آپ پیسہ باہر سے یہاں پاکستان میں آتا ہے. ایک وقت ہوتا تھا جو پاکستانی باہر سے آتا تھا اس کے پاس ایک فریج ہوتی تھی, ایک ٹی وی ہوتا تھا, اور ہم اس کو سارا کچھ کہتے تھے. تو اب یہ وہ پیسہ جو ہے اس کو پاکستان میں اس طرح سے انویسٹ کیا جائے کہ وہی ٹی وی, وہی فریج, وہی چیزیں پاکستان کے اندر تیار کر کے اس کو غیر ممالک میں ایکسپورٹ کیا. ایگزیکٹلی. اچھا ناصر صاحب فرمائیے گا, ظاہر ہے یہ جو اچیومنٹ ہے 1.5 ارب ڈالر, اس کے لیے آپ کو بہت سارے چیلنجز سے بھی نمٹنا پڑا ہوگا, اور سٹل چیلنجز ہیں. حوالہ ہنڈی کی اگر ہم بات کرتے ہیں اور ادر جو انلیگل ویز ہیں, سر کمپلیٹلی ان کے اوپر قابو پایا جا چکا ہے, کمپلیٹلی ختم ہو چکے ہیں, یا ابھی بھی کچھ چیلنجز ہیں؟ دیکھیں, جو سب سے بڑی بات ہے کہ ایک انگلش کی کہاوت ہے, اویئرنیس کریٹ ہیبٹ. سب سے پہلے تو پاکستان کے اندر جو لوگوں کے اندر کام نہ کرنے کا ایک رجحان ہے, اور ایک ہمارے ہاں یہاں پر ایک ایسا کلچر فروغ پایا گیا کہ وہ سلیپنگ پارٹنر کے طور پہ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں. ہم نے پہلی مرتبہ جو ہمارے وہ لوگ جو کہ متحرک نہیں رہے, ان لوگوں کو متحرک کرنے کے حوالے سے کام کا آغاز کیا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو پاکستان کا مین سٹریم کا حصہ ہی نہیں تھے, ان کو ہم اس کا مین سٹریم کا حصہ بنایا. روشن ڈیجیٹل پاکستان میں $1.5 ارب آیا. اب اس کے اندر لوگ اسٹاک کے اندر بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ یہاں پر مقامی بزنسز بھی کر سکتے ہیں, اپنی فیملی کے لیے وہ گاڑی بھی خرید سکتے ہیں. سماجی خدمت کے حوالے سے, جو روشن سماجی خدمت کے حوالے سے جو ڈونیشن دیتے ہیں, وہ جو اپنی قربانی کے حوالے سے پاکستان بیچتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے یہ جو قربانی کا جو پاکستان میں کاروبار یہ خربوں میں ہے. تو اس ساری چیز سے ہمارے یہاں سے چمڑے کی چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں, جانور خریدا جاتا ہے, چارہ خریدا جاتا ہے. تو یہ پہلے بڑا مشکل تھا ان کے لیے کہ وہ پاکستان میں لوگوں کو پیسے بھجوائیں. ہمارے ہاں جو روایتی طور پہ اکاؤنٹس کے اور یہ ڈیٹا کے جو تصورات پائے جاتے ہیں, ان کی دنیا کے اندر زیادہ پذیرائی نہیں ہے. اصل میں پاکستان کے جتنے لوگ باہر رہتے ہیں 90% وہ پاکستانی چینلز دیکھتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا وہ ایک مجبوری کی وجہ سے یہاں پر ہیں, جہاں پر چند انٹرنل اور ایکسٹرنل جو قوتیں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں, اگر ان کے اوپر قابو پا لیا جائے, ہمیں کسی بیرونی قرضے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان کے لوگ, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, برٹن کے اندر کئی ملٹی بلینئر ہیں. ان میں آپ دیکھیں یہاں پر جو ایک بیسٹ وے سیمنٹ ہے, ہی از فرام پاکستان. اور اس کے علاوہ وہاں پر بے شمار ایسے ادارے ہیں, مانچسٹر سپر سٹور, ورلڈ وائڈ کیش اینڈ کیری, اس طرح کے بے شمار یورو گیریجز ہیں وہاں پر. وہ لوگ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. اس کا آغاز کیا ہے ابھی تو ہم نے, ابھی تو ہم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو یہاں پر کچھ ایسے لوگ جو اپنے خاندانوں کی حکومت چاہتے تھے, اور ان کے ساتھ وہ لوگ سٹیک ہولڈر جنہوں نے تعلیم حاصل کر کے پاکستان کو لوٹ کھسوٹ کے لیے ایک منڈی تصور کیا ہوا تھا, اور یہاں سے پیسہ وہ منتقل کر دیتے تھے باہر. ہم نے اس پہ بہت بڑی روک لگائی ہے. اگر یہ ویسٹرن کنٹریز میرٹ پہ دیکھیں تو ہم نے جو فٹاف کے حوالے سے معاملے تھے, قانون سازی تھی, ان میں بڑی بہتری لی ہے. یہ جو آپ کے بار بار بات کی جاتی ہے کہ جی یہاں سے پیسہ بھجواتا کون تھا, جو یہاں پر حکومتوں کے ساتھ مل کے یہاں سے ٹینڈرنگ کے اندر یہاں پر جو وسائل ہیں ہمارے لوٹ کسوٹ کر کے یہاں سے دبئی سے پھر یورپین کنٹریز کے اندر اور آف شور کمپنی, ہم نے ان کے اوپر روک لگانے کے حوالے سے بہت کام کیا ہے. لیکن آپ یاد رکھیں ہمیشہ کہ جب بھی کبھی آپ کسی چیز کے خلاف کام کرتے ہیں, اس پہ مکمل طور پہ آپ کہیں کہ ہم نے چیز کو مکمل بند کر دیا, یہ دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے کسی تھیوری میں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو
डॉक्यूमेंट के अंदर करें, इस मर्तबा जो बजट आया, आपको पता है ये तो एक मछली मंडी लगा दिया करते थे। बिल्कुल ऐसे। वो जो पार्लियामेंट के अंदर आप झगड़ा देख रहे हैं, वो असल में बजट का जिस अंदाज में हर लेवल के ऊपर नए लोगों को इसके अंदर लेके आना और लोगों को ये बताना कि हमारे पास अगर रेवेन्यू इकट्ठा होता है, बजट हजारा कम होता है, तो हम लोगों पे लगाएंगे। लोगों पे लगाने का मकसद है कि उनके अंदर ये शऊर आए कि ये जो लोग हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, ये रूल करते करते हमारी जेबों से जो पैसा निकाल रहे हैं, उसके हवाले से हम ये अवाम को जवाबदेह हों। और इस मामले में इमरान खान साहब की जो हुकूमत है, आप देखें उसने बेशुमार जगहों के ऊपर बहुत सारी कामयाबियां हासिल की हैं। एक्सपोर्ट पहली मर्तबा बहुत ऊपर गई है। 1990 के बाद जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हमारी जो कॉटन की इंडस्ट्री है, हमारे जो पाकिस्तान की 2 फसलें होती हैं साल में, ये पहली मर्तबा किसान सबसे ज्यादा खुशहाल हुआ है। और इस वक्त मंडियों के अंदर जो सब्जियां मौजूद हैं, वो इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट कि आपके पास यहाँ कोरोना क्रंच की वजह से पूरी दुनिया की मैशत -2.75 गई है। इंडिया जो हमारा हमसाया है उसकी -7.25 और पाकिस्तान की 3.95 है, जिसे मूडीज ने और वर्ल्ड बैंक ने भी एक्नॉलेज किया है। ये असल में इस चीज का जो गमाज है कि पाकिस्तान की जो ये अवामी हुकूमत है, ये माशरे के हर तबका फिक्र के अंदर ना सिर्फ रिफॉर्म्स कर रही है, बल्कि ये उन लोगों को ये चैलेंज कर दिया है जो स्टेटस को की ताकतें पाकिस्तान के बेसिक जो हकूक थे अवाम को देने से आर्टिकल 9 के तहत रोके हुए थी आज तक। बिल्कुल सही है। प्रोफेसर साहब, वही पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनके बारे में बड़ी बहस चल रही है कि उनको सियासी निज़ाम का हिस्सा बना देना चाहिए, उनके पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए, लेकिन उसके ऊपर फिर तनकीद भी की जा रही है। आप क्या समझते हैं इस बारे में, उनके पास राइट्स होने चाहिए? देखिए जी, पाकिस्तानी जो डायस्पोरा बैरून मुल्क है उसकी तादाद कोई 11.9 मिलियन है, और उसमें बेशतर तादाद तो मिडल ईस्ट और गल्फ़ में है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यूरोप के बेशतर ममालिक में और यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में है। अब यकीनन वो उन्होंने जो जगह बनाई है उस माशरे में, वो ना सिर्फ ये कि वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं और नेशनल्स हैं उनके साथ कम्पीट किया है, बल्कि दुनिया के साथ एट लार्ज कम्पीट करके तो उन्होंने अपनी कोई पोजीशन बनाई है। तो यकीनन उनकी ट्रेनिंग बहुत बेहतर है, यकीनन उनकी जो एक्सपीरियंस और एक्सपोजर है लाइफ का वो बहुत अच्छा है। और उन्होंने ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट का तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन वेस्ट में और यूएस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में एक बहुत बेहतर सिस्टम में उन्होंने टाइम गुजारा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बड़ा वैल्यूबल है उनका एक्सपीरियंस और एक्सपोजर, और वो दुनिया में जहाँ पे भी रहते हैं उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। ऐसा ही है। तो इसमें तो मेरे ख्याल है कोई 2 ओपिनियन है ही नहीं कि उनको वोटिंग का हक तो यकीनन होना चाहिए। और जहाँ तक ये है कि वो इलेक्शन लड़ सकें, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर एक डिबेट की ज़रूरत है ताकि हम किसी नतीजे पे पहुँचें। डिबेट तो शुरू हो गई है और हमने अभी देखा, ये भी एक पॉजिटिविटी है कि जो अपोजिशन है उसने भी कोई प्रपोजल दी है कि जी इतनी असम्बलीज़ में और इतनी सेनेट में सीटें होनी चाहिए। लेकिन ये फ्रॉम टाइम टू टाइम चलता रहता है पाकिस्तान में। सम टाइम्स हम कहते हैं जी कि जो सरकारी मुलाजिम हैं उनमें डुअल नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए, और फिर वो सर्वे शुरू हो जाते हैं कि जी पुलिस में कितने हैं, डीएमजी में कितने हैं, यूनिवर्सिटीज़ में कितने हैं। तो इसके ऊपर किसी फैसले पे पहुंच जाना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड सो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ ये एक डिबेटेबल इशू आता है जब वो आर्गूमेंट आता है कि जी उनकी जो लॉयल्टी है वो शेयर्ड है, कि वो कनाडा के भी लॉयल हैं और पाकिस्तान के भी लॉयल हैं। लेकिन ये भी तो आप देखिए कि इसी डुअल नेशनैलिटी के साथ वो कनाडा में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो यूएस में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और ब्रिटेन में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और कोई ऐसी किसी जगह पे नहीं हुआ कि वो उनकी लॉयल्टी में कमी नजर आई हो किसी और मुल्क में। सही कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है और उनको यकीनन इलेक्शन कंटेस्ट करने की इजाज़त होनी चाहिए। ये हो सकता है कि हम कुछ लिमिटेशंस रख लें, जैसे हम कह लें जी कि प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, डुअल नेशनल, हम मे बी वी एग्री कि जी फॉरेन मिनिस्टर नहीं बन सकता, मे बी वी एग्री कि फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सकता। सो दिस टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस के साथ मैं समझता हूँ कि देयर इज़ नो हार्म, और यकीनन इसको इनकरेज करना चाहिए कि उनको वोटिंग हक भी दिया जाए और उनकी जो है रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए असेंबली में भी और सेनेट में भी। बिल्कुल सही। अच्छा खालिद फारूकी साहब, बहुत सारे सियासतदान ऐसे हैं जो यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और जीत के बाहर चले जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी हुकूमत अगर ख़त्म हो जाती है तो वो भी बाहर सेटल हो जाते हैं उसी टेन्योर के लिए।
सर इनमें और फिर डुअल जो नेशनैलिटी होल्डर है उनमें फिर डिफरेंस क्या रह गया अगर डिबेट यही है तो? नहीं, देखिए मेरा ख्याल है कि ओवरसीज पाकिस्तानी के बारे में ये क्वेश्चन जो है ना, इसको अब और ज्यादा डिस्कशन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिस स्टेज पे ये सारी अब जो जिस पीक पे ये बात चली गई है ना, ये सारी एक बड़ी डिबेट के बाद ही आई है, और ये डिबेट आज से तो नहीं, कई साल से हम ये सुनते आ रहे हैं, ये बातें होती थी। अब अगर उनको ये राइट देने का वक्त है तो इस पे सिर्फ और सिर्फ एक बात हो सकती है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है या पार्लियामेंट में बैठ के या पार्लियामेंट से बाहर इस मामले को तय करे। लेकिन ये क्वेश्चन अब ये नहीं होना चाहिए कि क्या उनको ये राइट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मेरा अपना ये आगे बात होनी चाहिए। हाँ, मेरा अपना ये ख्याल है कि उनको ये राइट मिलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इस पे जिस तरह के एतराजात किए जा रहे हैं कि वहां से वोटिंग का हक कैसे होगा, कैसे वो वोट कैसे डालेंगे, मिसाल के तौर पे ये कहा जा रहा है कि कई अरब ममालिक में तो पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाजत नहीं है। अच्छा, अब ये सारे मसाइल हैं जो रास्ते में इसमें आते हैं। अब इनको कैसे आपने इन रुकावटों को कैसे खत्म करना है, ये आपका काम है। बिल्कुल। ये आप ये उन हुकूमतों पे नहीं बात डाल सकते कि आप ये सिर्फ अपनी एक प्ली लेके तो फिर ये उनका हक भी जो है ना वो खत्म कर दे, बल्कि सिर्फ इतना है कि आपकी एम्बेसीज हर जगह पे हैं, दुनिया भर में ऐसे हो सकता है कि जिस तरह लोग अपने पासपोर्ट पे स्टैंप के लिए, वीजे के लिए एम्बेसी में जाते हैं, अब मेरा ख्याल है कि ऐसे ही वहां पे एम्बेसीज में जाया जा सकता है कि वहाँ वोट डाला जा सकता है। वोट डालने के लिए लोग पीसफुली जा सकते हैं। अमेरिका के अंदर वहाँ पर पोस्ट के जरिए वोट डालते हैं, उनको ज्यादा वक्त दिया जा सकता है। ये नहीं कि आपने उनके लिए भी टाइम यही रखा है कि 9 बजे से 5 बजे तक आपने ये वोट डालने के लिए आना है। सो लोग जो है उनको इजी करना चाहिए और इस इशू को आगे बढ़ाना चाहिए, इसमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो अभी दूसरा फार्मूला आया कि आप उनको यहाँ पे असेंबली में उनको इतनी सीटें उनके लिए रख लें, और ये इसका भी फिर थोड़ा सा ये मतलब लगता है कि शायद आप उनके वोट की कुव्वत से खाइफ हैं। वोट की कुव्वत से खाइफ नहीं इस वक्त किसी को भी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। देखिए, वो जो बाहर बैठे पाकिस्तानी हैं, उनकी लॉयल्टी, उनकी वफादारी अपने वतन के साथ कितनी है, इसका अंदाजा तो उस शख्स को होता है जो बाहर जाके कभी उनसे मिलता है। मेरा अपना ये ख्याल है कि उनकी पाकिस्तानियत जो है वो हम पाकिस्तानियों से ज्यादा होती है। सही कह रहे हैं आप। वो जितना अपने वतन से, जिस तरह अभी नासिर साहब ने बात की कि वो टीवी चैनल भी अगर देखते हो तो पाकिस्तानी देख रहे होते हैं, मिलते हैं तो अपने लोगों से मिल रहे होते हैं। उनको अपने काम काज से इतनी फुर्सत नहीं होती जितनी यहाँ पे हम लोगों को होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोगों के पास बड़ा टाइम होता है, वहाँ लोग मेहनत कश हैं, बाकायदा तौर पे मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ मेहनत करनी पड़ती है, और वो फिर वो उनकी सारी तवज्जो जो है पीछे होती है। बंदा जहां भी बैठा है वो बात गुजरात के गांव की करेगा, बंदा जहां बैठा है बात वो लालपुर के शहर की गांव की करेगा, फैसलाबाद की करेगा। सो ये चीजें जो हैं ये आप उनमें से खत्म नहीं कर सकते, इसलिए उनकी वफादारी का ना उसको मशकूक समझे, ना उसका इम्तहान ले, बल्कि इस वक्त उनको जो वोट का राइट है, ये सबसे पहले जो आने वाले इलेक्शन है, मेरे ख्याल में इसमें ही उनको ये वोट का राइट जो है ये मिलना चाहिए। आप देखेंगे कि अगर अमेरिका में, अगर बरतानिया में, लंदन में, अगर इवन जद्दा में या किसी जगह पे पाकिस्तानियों का एक मेला लगता है, वो लोग वोट डालने के लिए पीसफुली अपने अपने एम्बेसीज में जाते हैं। तो इसमें वहां पे एक आप पाकिस्तान का इमेज क्या बहाल आप करेंगे कि यार ये वो कौम है जो वोट के जरिए अपने मुस्तकबिल का फैसला कर रही है, और न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनको ये वोट हक दिया गया, जो बैरून मुल्क है उन पर भी एतमाद किया गया, और हम उनको ऑन भी करते हैं। हमें यहाँ असल में कुछ लोगों को जो खतरा है, मेरा अपना ये ख्याल है, कुछ लोगों को ये खतरा है कि आप उन पे जो आप लोकल लेवल पे फ्यूडल मेंटालिटी के साथ जो प्रेशर बिल्डअप कर लेते हैं, यहाँ पे होता है हल्कों की सियासत में आप एक प्रेशर बिल्ड कर लेते हैं, आप अपनी उस अप्रोच के जरिए, ताकत के जरिए, आप अपने मुसलसल इक़्तिदार के जरिए। अब ये सियासत भी देखिए, बदकिस्मती की बात ये है और बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि समटाइम ये माफियाज की सियासत बन जाती है, ताकतवर लोगों की बन जाती है। वो लोग इसमें शायद वो इस प्रेशर में नहीं आएंगे और वो फ्री माइंड के साथ देंगे वोट वो पाकिस्तान को, जिस पार्टी को पाकिस्तान को वोट देंगे। अच्छा, नासिर समाज साहब क्या कहेंगे? जैसे खालिद फारूकी साहब ने कहा कि अब बात आगे बढ़नी चाहिए, अब इस बहस में हमें नहीं रहना चाहिए कि उनको वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए या नहीं, अब आगे बढ़ना चाहिए, क्या हो रहा है इसके ऊपर? देखें, ये पूरी दुनिया का एक साइकिल है पूरी दुनिया का। आप देखिए, एक जमाने में यहाँ पर पाकिस्तान बनने से उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, पंदू खान साहब को लोग सुना करते थे। जब पाकिस्तान बना तो यहाँ पर लोगों ने मेहदी हसन खान साहब, गुलाम अली खान साहब को सुना। सही कह रहे हैं। उसके बाद अहलाक अहमद साहब आए, उसके बाद आपने देखा यहाँ अबरारुल हक साहब आए, उसके बाद आप देखिए आतिफ असलम। पूरी दुनिया के हर शोबे के अंदर
आप देखेंगे कि एक टाइम है हर चीज का। ऐसा ही है। अब पाकिस्तान के टाइम भी बदल रहा है। आप देखिए, एक ज़माने में हम अमेरिका के साथ इस तरह से बिहेव करते थे जैसे उनके लोग यहाँ पर लॉर्ड के तौर पे आ रहे बिल्कुल थे। ऐसा ही है। आज हम पाकिस्तान का किसी मुल्क के साथ जो आउटलुक पेश करना चाहते हैं वो बराबरी की बुनियाद पे। हम नहीं चाहते कि वो हमें कर्जा दे और अब हम और कहते हैं अपनी absolutely not। नॉट। सही। देखें, ये वो तब्दीली है जिसका हमने वादा किया था। ये वो तब्दीली है जिसमें हमने कहा था कि पाकिस्तान की जो हमारी जो सालमियत है वो तब कायम हो सकती, जो जिन्ना साहब ने कहा था कि कोई भी कौम तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो अपने पिसे हुए तबके को ऊपर नहीं उठाती। ठीक है। इसी से पहले अब्राहम लिंकन जो था उसने अपने बेटे को भी थप्पड़ मार दिया, जो कहता था कि गुलामी को खत्म ना करें। उनका ये स्टांस था उस वक्त, अगर हमने गुलामी को खत्म ना किया और जो नेग्रो थे वहां पर उनको हकूक ना दिए तो ये लोग गद्दार बन जाएंगे, हमारे मुल्क को कमजोर करने के हवाले से इंटरनल और एक्सटर्नल कुव्वतों के आलाकार बनेंगे। इमरान खान साहब की हुकूमत में आप किसी भी पॉलिसी को देखें, आपको पता है जो क्रशिंग यहाँ पर होती थी पहले, इसके ऊपर 10,000 रुपया पर डे का सिर्फ जुर्माना था। हमने 50 लाख रुपया ये जुर्माना बढ़ा बिल्कुल दिया। ऐसा ही ये पाकिस्तान में एक ऐसी तब्दीली है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ठीक है। फिर उसके अलावा मैं बताऊं कि जो हमारे माशरे की किसी पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर जो बातें जिस अंदाज में आजादाना गुफ्तगू आप इस वक्त सुन रही हैं, इसकी माजी में कभी नजीर भी नहीं ठीक मिलती है। थी। ऐसा हम मेरे पास चाहते टाइम हैं- खत्म हो रहा है, मैं चाह रही हूँ आप मुझे कह दीजिए कि अगले इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानी वोट कास्ट कर सकेंगे। हमने वो जो है ऑर्डिनेंस में लेके आ गए हैं, हम अभी तक उस पे खड़े हैं। हम ठीक है। चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल ठीक हो किया गया, जाए। ठीक हो गया। हम इस वाले से अपने मंशूर में किए गए वादों के ऊपर खड़े हैं, खड़े हैं, ना ठीक सिर्फ है, खड़े बिल्कुल हैं सही। बल्कि इसके ऊपर अमल दरामद करवाने के हवाले से अब ठीक हो प्राइम गया, सर। मिनिस्टर की क़यादत में हमारी पार्टी जहां तक मुमकिन हो सका ओवरसीज पाकिस्तानियों से किए हुए वादे पूरे करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर सलमान साहब आपका, खालिद फारूकी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, प्रोफेसर डॉक्टर मुबशर मुनव्वर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।